प्यारे बच्चों, 9वीं कक्षा के विज्ञान के फर्स्ट चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ के पहले लेक्चर में आपका स्वागत है। फर्स्ट लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो मुख्य रूप से जो है हम सबसे पहले तो पदार्थ की परिभाषा पढ़ेंगे और फिर ये देखेंगे कि पदार्थ जो है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है, और उसके बाद जो है पदार्थ के उन्हीं कणों के गुणों का अध्ययन करेंगे। उसके बाद पदार्थ की 3 अवस्थाओं ठोस, द्रव और गैस का अध्ययन करेंगे। इसके अलावा वैज्ञानिक आजकल पदार्थ की 2 अवस्थाएं और भी मानते हैं, उनका भी अध्ययन हम इस चैप्टर के लास्ट में करेंगे। उसके बाद जो है पदार्थ की 3 अवस्थाएं जो मैंने बताई थी, ठोस, द्रव और गैस, उनका आपस में किस तरह से परिवर्तन होता है उस चीज की हम स्टडी करेंगे। और इसी टॉपिक के अंतर्गत हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं भी पढ़ेंगे। तो अब देखिए, आज जो फर्स्ट लेक्चर है हमारा, फर्स्ट लेक्चर में हम पदार्थ की परिभाषा पढ़ेंगे। उसके बाद पदार्थ का जो भौतिक स्वरूप है, यानी पदार्थ किन से बना हुआ होता है, और उसके बाद जो है पदार्थ के कणों का अभिलाक्षणिक गुण। तो इन टॉपिक्स का जो है आज के लेक्चर में हम अध्ययन करेंगे। तो अब देखिए, आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा जो पढ़ाई का पैटर्न है वो क्या रहेगा। तो यहाँ पर देखिए कि सबसे पहले तो हम हमारे सिलेबस में जो टॉपिक्स हैं उनको अच्छी तरह से समझेंगे। टॉपिक्स को समझने के बाद जो हमारे इन्हीं टॉपिक्स पर आधारित जो एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं पहले उनको हल करेंगे। उसके बाद उस टॉपिक पे अगर कोई एनटीएससी का क्वेश्चन निकलता है तो वो एनटीएससी वाले जो क्वेश्चन हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, उनको हम स्टडी करेंगे। तो इन आपकी स्टडी को आसान करने के लिए जो है मैंने आपके लिए नोट्स भी प्रिपेयर कर दिए हैं। तो देखिए कि ये जो नोट्स हैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन पहले जो है आपको चैप्टर में मैं जो चीज समझा रहा हूँ, एक एक बात को आपने ध्यान से सुनना है, एक एक चीज को अच्छी तरह से समझना है। उसके बाद जो है आपने नोट्स की स्टडी करनी है, और जो मैं आपको क्वेश्चन दूंगा उनको आपने क्रैक करने की कोशिश करनी है। तो अब आइए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। यहाँ सबसे पहले एक बहुत ही आसान सी परिभाषा आती है कि पदार्थ क्या है। कि हमारे आसपास की कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती हो, क्या करती हो, जो स्थान घेरती है और जिसमें द्रव्यमान होता है। इसके अलावा हमारी एक या एक से अधिक ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस होती हो, तो ऐसी चीज क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है। ज्ञानेंद्रियां जो हमारे शरीर की जो इनपुट है, जैसे आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, ये ज्ञानेंद्रियां होती है हमारे पास। इन ज्ञानेंद्रियों द्वारा जिस चीज को हम महसूस कर सकते हैं, जो चीज स्थान घेरती है और जिसमें द्रव्यमान होता है, ऐसी चीज को हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। अब पदार्थ में जैसे हमें जैसे अपने रूम में जो चीज दिखाई दे रही है, जैसे मेज दिखाई दे रही है मुझे। अब मेज पे अगर हम विचार करें तो मेज देखिए स्थान भी घेरती है, मेज में कुछ ना कुछ द्रव्यमान भी होता है, और मेज को हम देख करके, छू करके महसूस कर सकते हैं। तो मेज क्या है? पदार्थ है। इसी तरह से पानी भी क्या है? एक पदार्थ है, क्योंकि पानी स्थान घेरता है और उसमें द्रव्यमान भी होता है, हम इसको महसूस भी कर सकते हैं। इसी तरह से हवा। अब देखिए, ये हमें पता है कि हवा भी स्थान घेरती है, हवा को महसूस कर सकते हैं, तो हवा भी क्या है? कि पदार्थ है। इसी तरह से हम पदार्थ के और भी बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं। तो अब हम जानते हैं आगे कि पदार्थ का भौतिक स्वरूप क्या है। क्या देखते हैं? पदार्थ का भौतिक स्वरूप, यानी इसकी जो फिजिकल नेचर है वो किस टाइप की है, इसका भौतिक स्वरूप जो है वो किस तरह का है। तो पदार्थ के भौतिक स्वरूपों में सबसे पहले तो हम ये कहते हैं कि पदार्थ जो है, कोई भी पदार्थ हो, छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। पदार्थ कणों से मिलकर के बना होता है, मिलकर बना होता है। और दूसरे नंबर पे हम ये कहते हैं कि ये कण बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। ये कण बहुत ही छोटे छोटे होते हैं।
तो अभी देखिए हमने पदार्थ के भौतिक स्वरूप में क्या देखा कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है और ये कण बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। तो इन दोनों बातों को समझने के लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं। तो इस क्रियाकलाप में हम क्या करते हैं कि हम पहले तो 100 ml एक बीकर में पानी ले लेते हैं कि ये हमारे पास एक बीकर है और इस बीकर में हमने ये 100 ml पानी ले लिया। क्या ले लिया? 100 ml पानी है। ठीक, उसके बाद हमने क्या किया कि अब देखिए कि हम क्या करते हैं कि इस पानी के अंदर 2 छोटे छोटे पोटासियम परमैंगनेट के क्रिस्टल डाल देते हैं। अब पोटासियम परमैंगनेट के क्रिस्टल जैसे इसके अंदर आएंगे पानी में तो ये पानी जो है पूरा पिंक कलर का हो जाएगा। ठीक, ये सारा पानी क्या है? पिंक कलर का हो जाएगा। अब पोटासियम परमैंगनेट और पानी के इस घोल में से हम क्या करते हैं कि 10 ml घोल बाहर ले लेते हैं। ठीक, अब देखिए कि एक छोटे से बीकर में क्या करते हैं कि 10 ml घोल इसका बाहर ले लेते हैं। ठीक, और उस घोल को जो है एक साफ पानी के बीकर में फिर से डाल देते हैं। मान लेते हैं कि इस साफ पानी में ये 90 मिलीलीटर साफ पानी है, इसमें 10 ml हमने घोल और डाल दिया। ठीक, 10 ml घोल और डालेंगे तो हम देखेंगे कि ये पानी भी क्या हो जाता है? रंगीन हो जाता है। ठीक, ये पानी भी क्या हो जाएगा? रंगीन हो जाएगा। फिर ठीक उसी तरह से यहाँ से फिर हम 10 ml घोल निकालेंगे और आगे फिर 90 ml पानी लेंगे, 90 मिलीलीटर पानी फिर लेंगे, उसमें फिर ये घोल डालेंगे। ये घोल उसमें डालने के बाद यहाँ पर भी हम देखते हैं कि ये पानी भी क्या है? रंगीन हो जाता है। अब इसी तरह से ये प्रोसेस हम 5 से 8 बार अगर रिपीट करते हैं कि यहाँ से फिर 10 ml पानी 10 ml घोल निकाल करके आगे साफ पानी में डालें तो वो पानी भी रंगीन हो जाएगा। तो देखिए हम कितने क्रिस्टल लेके चले थे? सिर्फ 2 ही तो क्रिस्टल लेके चले थे। और वो इस तरह से अगर हम इस प्रोसेस को 8 बार भी रिपीट करते हैं तो 8वीं बार भी आपको पानी जो है कुछ हद तक रंगीन नजर आएगा। इसका मतलब पोटासियम परमैंगनेट जो है बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है और ये सारे कण इस पानी में फैल गए। फिर यहाँ से जो हमने 10 ml पानी लिया उसमें बहुत सारे कण आ गए, वो इसमें फैल गए। फिर इसमें से 10 ml लिया, वो सारे उसमें से बहुत सारे कण जो है वो इसमें आ गए। इसका मतलब जो है पोटासियम परमैंगनेट हमने एक पदार्थ का उदाहरण लिया है। इसी तरह से कोई भी पदार्थ हो वो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ होता है। तो देखिए इस पूरे क्रियाकलाप को जो है मैंने बिल्कुल आसान सी भाषा में नोट्स में लिख दिया है चित्र सहित, और अगर आप चाहें तो स्क्रीन से भी नोट कर सकते हैं, अदरवाइज ये नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखना क्या है कि जैसे हमने क्रियाकलाप किया उसी तरह से लिखना कि हमें पोटासियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल 100 ml जल में घोल लेने हैं। इस घोल में से पहले 10 ml पानी निकाल करके उसको 90 मिलीलीटर जल के अंदर फिर मिला देना है। ठीक, फिर इसमें से 10 ml घोल जो है वो वापस निकाल के 90 मिलीलीटर जल में फिर मिला देना है। इसी तरह से इस घोल को 5 से 8 बार जो है तनुकृत करना है, इसको डाइल्यूट करना है। ठीक, और जल फिर भी क्या हो जाता है? रंगीन हो जाता है। तो इससे हमें पता लगता है कि पोटासियम परमैंगनेट के बहुत थोड़े से क्रिस्टलों में पानी की बहुत अधिक मात्रा रंगीन हो सकती है। इससे सिद्ध होता है कि पदार्थ जो है वो क्या होता है? छोटे छोटे कणों से मिल करके बना होता है। अब आइए देखते हैं कि पदार्थ के कणों के कौन कौन से अभिलाक्षणिक गुण होते हैं। तो यहाँ सबसे पहले देखिए कि पहला गुण है कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, खाली स्थान होता है। आप एक काम कीजिए कि एक कांच का गिलास लीजिए और उसमें जो है कुछ कंचे रख दीजिए, कंचे गोलियां जो आप खेलते हैं, तो अगर आप इसमें रखेंगे तो आपको महसूस होगा कि इनके बीच में जो है क्या है? खाली स्थान है। ठीक उसी तरह से जो है पदार्थ के कणों के बीच में भी खाली स्थान होता है। तो इसको हम एक क्रियाकलाप द्वारा सिद्ध भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? कि जैसे कि हम एक बीकर के अंदर कुछ पानी लेते हैं, मान लिया कि 100 ml पानी हमने इस बीकर में ले लिया है। कितना पानी ले लिया है? 100 मिलीलीटर पानी इसके अंदर ले लिया है। ठीक, अब इसमें लगभग 2 चम्मच
नमक मिला दो, साधारण नमक जो आप खाने में यूज करते हैं वो वाला नमक जो है। पहले इसका यहाँ पर लेवल नोट कर लो, ठीक। अब 2 चम्मच नमक इसके अंदर मिक्स करने के बाद इसको अच्छी तरह से हिला दो। हिलाने के बाद हम देखेंगे कि नमक पूरी तरह से गायब हो गया, हमें दिखेगा भी नहीं इसमें। लेकिन पानी का जो लेवल है वो बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा, ठीक। जो नमक डालने से पहले जो लेवल था ना, वही लेवल आप अब महसूस करोगे। तो वो नमक कहाँ गया, सोचने वाली बात है। वो नमक जो पानी के कणों के बीच में जो खाली स्थान था उसके अंदर चला गया, ठीक। तो इस क्रियाकलाप से ये बात सिद्ध हो जाती है कि पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। और दूसरा जो गुण है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। इसकी प्रैक्टिस के लिए जो है आप क्या करोगे कि जैसे आप ये काम घर पे भी कर सकते हो कि जैसे एक कांच का गिलास लो आप, ठीक, और उसमें पानी भर लो, ठीक। और उसमें क्या करो कि 2 या 3 बूंद आपके पास पेन वाली इंक होगी, वो इंक इसके अंदर डाल दो, सिर्फ 2 या 3 बूंद। आप फिर उसकी मूवमेंट नोट करना, ये इंक जो है इस तरह से चलती हुई जाएगी और धीरे धीरे पूरे गिलास के अंदर इसको बिना हिलाए ही इसको पूरा नीला कर देगी। इस बात से क्या सिद्ध होता है कि जो इंक है, स्याही जो है, उसके कण क्या है, लगातार गतिशील है। गतिशील है तभी इस पूरे गिलास में फैल गए, अदरवाइज हमने इसको हिलाया तो है ही नहीं। अगर आप अपने स्कूल के साइंस रूम में या लैब में काम कर रहे हो तो यहाँ पर गिलास की जगह बिकर ले लो और इंक की जगह कॉपर सल्फेट आप यूज कर सकते हो। तो कॉपर सल्फेट के जैसे इसके अंदर आप कुछ कण डालोगे, उसके बाद कुछ क्रिस्टल डालोगे, तो उसके बाद देखोगे कि पूरे बिकर में जो है उसका रंग फैल जाता है, ठीक। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं इस क्रियाकलाप से कि पदार्थ के जो कण है वो निरंतर मतलब लगातार गतिशील होते हैं। तो देखिए कि ये दोनों जो क्रियाकलाप है मैंने यहाँ नोट्स में लिख रखे हैं, तो आप यहाँ स्क्रीन से भी नोट कर सकते हैं कि पहला, पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। इतना आसान है कि एक बार आप पढ़ोगे तभी याद हो जाएगा। जैसे जैसे मैंने आपको यहाँ पर क्रियाकलाप करके दिखाया है, ऐसे ही आपने लिखना है कि 100 ml जल लो, इस जल में एक स्तर तक निशान लगाना है। अब बीकर में 2 चम्मच नमक डालना है। हिंडोलक मतलब कोई भी चीज जो हिलाने वाली चम्मच वगैरह है की सहायता से जल को हिलाओ। हम देखेंगे कि नमक धीरे धीरे क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, लेकिन बीकर के जल के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसका कारण यही है कि जल के कणों के बीच जो है नमक के कण समा गए हैं। इससे सिद्ध होता है कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। और पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, जो मैंने अभी बताया है कि 100 ml जल के अंदर क्या डाल देते हैं, कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल डाल देते हैं। फिर हम देखते हैं कि कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल जो है पूरे बीकर में फैलने लग जाते हैं, ठीक। और कुछ समय बाद में कॉपर सल्फेट के कणों से सारे जल की सांद्रता क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी, यानी पूरे जल के अंदर जो है कॉपर सल्फेट समान रूप से फैल जाएगा। इससे सिद्ध होता है कि पदार्थ जो है निरंतर क्या होता है, गतिशील होता है। अब यहाँ पर एक परिभाषा और बताई गई है, विसरण। 1 नंबर की इंपॉर्टेंट परिभाषा है। यहाँ पर कहता है कि एक पदार्थ के कणों का दूसरे पदार्थ के कणों में स्वतः मिलना क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। अब जैसे यहाँ पर कॉपर सल्फेट का पानी के अंदर बिना हिलाए मिक्स हो जाना, ठीक है, एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ के अंदर घुस जाना जो है वो क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। अब देखिए कि पदार्थ के कणों का जो तीसरा गुण है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो देखिए कि पदार्थ के कण जो है वो एक दूसरे के बीच में जो है क्या होता है, एक आकर्षण बल होता है। और इसी बल के कारण ही क्या है कि पदार्थ के कण एक दूसरे के पास पास रहते हैं। अगर ये बल नहीं होगा तो दूर दूर चले जाएंगे। तो हरेक पदार्थ के अंदर इस बल का जो सामर्थ्य है वो अलग अलग होता है। कई पदार्थों में तो ये बल बहुत ही मजबूत होता है और कुछ पदार्थों में बल थोड़ा सा कमजोर होता है। तो अब जैसे मैं यहाँ पर आपको 2 उदाहरण देता हूँ, एक तो लकड़ी है और एक पानी है, ठीक।
अब लकड़ी को, जैसे यहाँ पर पानी है, पानी के अंदर तो अगर मैं सीधा हाथ मारूं तो ये एकदम से हाथ इसमें से मैं पार निकाल सकता हूँ ऐसे पानी में से। जबकि लकड़ी में से अगर हाथ, मुझे इसको लकड़ी को तोड़ के हाथ से अगर पार करना तो मुझे कराटे सीखने पड़ेंगे और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, यानी इसमें काफ़ी ज़्यादा बल लगाना पड़ता है। या हम ये कह सकते हैं कि लकड़ी को काटने के लिए कुल्हाड़ी की ज़रूरत पड़ती है, जबकि पानी पे काट जो है वो सिर्फ हाथ से लग सकती है। क्यों? क्योंकि जो पानी के जो कण हैं उनके बीच में जो आकर्षण बल है वो बहुत ही कमज़ोर है, उसका सामर्थ्य कम है। जबकि लकड़ी के कणों के बीच में जो आकर्षण बल है वो बहुत ज़्यादा है। उसको काटने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग फोर्स चाहिए, ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि पदार्थ के कण जो है वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, लेकिन जो आकर्षण बल है उसका सामर्थ्य हर एक पदार्थ में अलग अलग होता है। अगर लोहे का देखें तो लकड़ी से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है उनके बीच में आकर्षण बल। ठीक है, तो इस तरह से जो अभी हमने पदार्थ के गुणों का जो अध्ययन किया है उसी के आधार पर, और पदार्थ की जो परिभाषा पढ़ी है उसी के आधार पर हमारे एनसीईआरटी बुक में 4 छोटे छोटे प्रश्न दे रखे हैं। अब उन प्रश्नों को हल करते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको कुछ पदार्थों की कुछ लिस्ट दे रखी है, इनमें से बताना है कि कौन कौन से इसमें पदार्थ हैं। अब कुर्सी देखिए स्थान घेरती है, उसमें द्रव्यमान होता है, तो कुर्सी क्या है? पदार्थ है। कुर्सी को महसूस भी किया जा सकता है। इस तरह से वायु भी हमने डिस्कस किया था, क्या है? पदार्थ है। और अब देखिए कि इससे आगे आता स्नेह। स्नेह मीन्स प्यार, गंध, घृणा, विचार, ये सारे मन के भाव हैं। ठीक, और इसी तरह से सुगंध और शीत, ये जस्ट माइंड की फीलिंग्स हैं, ये कोई स्थान नहीं करती, इनमें कोई द्रव्यमान नहीं होता। जैसे मान लिया कोई विचार है, इसमें क्या द्रव्यमान होगा? कोई घृणा करते हैं, किसी चीज में गंध आ रही है, कोई प्यार है, ये कोई स्थान नहीं घेरते, इनमें कोई द्रव्यमान नहीं होता। ठीक, इनको आप टच करके, देख करके महसूस नहीं कर सकते इनको। तो इन चीजों को जो है स्नेह, गंध, घृणा, विचार, शीत, शीत मतलब कि ठंड वगैरह लगना, और किसी चीज की सुगंध जो है, ये क्या है कि पदार्थ नहीं है। ये सभी पदार्थ नहीं है। जबकि बादाम है, स्थान घेरता है, द्रव्यमान भी होता है। शीतल पेय, जैसे आप पेप्सी वगैरह को, कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो आप लेते हो, तो ये तो एक लिक्विड है, पदार्थ है। तो यहाँ पर देखिए कुर्सी, वायु, बादाम और शीतल पेय, ये सभी क्या है? पदार्थ हैं। अब आगे आपको दिया हुआ कि निम्नलिखित प्रेक्षण का कारण बताइए कि गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, जबकि ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। तो देखिए ये हम पढ़ चुके हैं कि पदार्थ के कण जो है क्या है? निरंतर गतिशील होते हैं। ठीक, और विसरण भी हमने देखा था, क्या होता है कि जो एक पदार्थ के कणों का दूसरे पदार्थ के कणों में स्वतः मिलना ही क्या होता है? विसरण कहलाता है। और जब तापमान बढ़ता है ना, तो विसरण काफी तेज हो जाता है कि एक पदार्थ के कण जो है दूसरे पदार्थ के कणों में मिलने में जो है, मिलने का जो रेट है, दर है, उसमें क्या आ जाती है? तेजी आ जाती है। तो अगर खाना गर्मा गर्म बन रहा है तो सिंपल सी बात है कि टेम्परेचर ज्यादा है। टेम्परेचर ज्यादा है तो खाने में से जो खाना पकाते समय जो भाप के साथ जो कण निकलते हैं वो वायु में क्या है? उनका विसरण जो है तेज हो जाता है। तेज हो जाता है तो अगर कोई आदमी काफी दूर है तो भी ये कण जो है उसकी नाक तक पहुंच जाएंगे। ठीक, तो इसका मतलब उसकी गंध जो है वो काफी दूर तक पहुंचेगी, क्योंकि विसरण, क्योंकि खाना गर्म है तो तापमान तेज है, तो तापमान ज्यादा है, तो इसका मतलब कि विसरण भी तेज हो जाता है और गंध जो है दूर तक पहुंच जाती है। जबकि अगर खाना ठंडा हो तो आप समझ गए होंगे कि तापमान कम होता है, विसरण कम होता है, इसलिए खाने की खुशबू लेने के लिए आपको उसके पास जाना ही पड़ेगा। अब देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रक्षित होता है? तो स्विमिंग पूल में गोताखोर जो पानी को क्यों काट पाता है? क्योंकि पानी के जो कण है उनके बीच में दूरी अधिक होती है,
और इस क्यों अधिक होती है? क्योंकि इनके बीच में आकर्षण बल जो है वो कम होता है। ठीक, तो इसका आंसर यही आप लिख सकते हो, किसी पदार्थ का कौन सा गुण प्रक्षित होता है। इससे पता लगता है कि पानी के कणों के बीच में जो है आकर्षण बल कम होता है। ठीक, और इसके बाद है लास्ट क्वेश्चन इसका कि पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती है। तो देखिए कि विशेषताएं हम पढ़ चुके हैं, बस उन्हीं को आप लोगों ने लिखना है। कि जैसे पहले तो आपने पढ़ा कि पदार्थ कणों से मिलकर के बना होता है, और दूसरा पदार्थ के कण बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। तो क्योंकि हमें कणों की विशेषता बतानी है, तो पहले तो इन कणों का साइज बता दीजिए कि पदार्थ के कण जो है बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। उसके बाद आपने 3 गुण ये जो पढ़े थे कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, निरंतर गतिशील होते हैं, और पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और आप ये भी कह सकते हो कि तापमान बढ़ने पर जो है इनकी जो गति है वो बढ़ जाती है, या विसरण जो है वो तेज हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर समाप्त होता है, और कल के लेक्चर में हम पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करेंगे, और इन्हीं अवस्थाओं को जो है हम कंपेयर भी करेंगे कि 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। हम इनको तीनों को कंपेयर करेंगे, और फिर इन्हीं पर आधारित जो है एनसीईआरटी बुक में कुछ प्रश्न दिए हुए हैं उनका अध्ययन हम करेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।